हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की गणित शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 10वीं की गणित एनसीईआरटी हम शुरू करेंगे, जो एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी हिंदी भाषी राज्य हैं उन सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। तो इसमें हम कक्षा 10वीं का पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक जो भी पाठ है उन सारे पाठ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, उनके सवाल को अच्छे से करेंगे और जो भी उस पाठ के टॉपिक होंगे उनको अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं इसमें पार्ट एक, एनसीईआरटी क्लास 10 और उसका पार्ट एक। तो पार्ट एक का नाम है वास्तविक संख्याएं। पार्ट एक जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या इस पाठ का नाम है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है वो अपने को देखना है। तो वास्तविक संख्या होती है दो प्रकार की। एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वास्तव में संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है वास्तविक संख्या और एक और होता है काल्पनिक संख्या, जो इस 10वीं में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो 11वीं के लिए है। तो अपन इसमें वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, मतलब दोनों संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है, जिसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है और अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वो परिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? वह संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है। ठीक है, इसमें परिमेय संख्या में जितने भी भिन्न होते हैं वो दशमलव संख्या है, जो परिमेय संख्या को समझना है। अपरिमेय संख्याओं में जैसे रूट वाली संख्या हो गई, या ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावृत्ति होता है, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या में होती है। तो पार्ट एक का नाम है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्यू का मान जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो क्यू है, नीचे वाला मान है ना, हर में जो क्यू है इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, रूट की संख्या है जैसे, और ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति आता हो, जैसे 2.33, 4, 1, 3, ऐसे कुछ भी चलता रहता हो वो। ठीक है, तो ये है इस पाठ का नाम और इससे संबंधित में कुछ जानकारी जो अपने को पता होना चाहिए। इस पाठ के अंदर वास्तव में जो भी संख्याएं होंगी उनका अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, ये अपने को हल करना ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो आते हैं शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। ठीक है, जिसका पहला सवाल दे रखा है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
ठीक है। और इसमें कुछ 4-5 सवाल है, जैसे पहला सवाल है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7400। ये 5 सवाल है ना, इनको क्या करना है, ये 5 संख्याएं, इनको निम्नलिखित जो संख्याएं हैं इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है इन संख्याओं के, तो सबसे पहले अपन पहला सवाल हल करते हैं, जैसे 140 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है ना? तो यहाँ पे भाग देके अपन कर सकते हैं। तो जैसे 140 है, कौन सी संख्या से भाग चला जाएगा 140 में, 2 का, है ना? तो 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 साथी 14, 7 बार में 14 आएगा और ये 0 की 0। फिर 70 है, तो फिर 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का फिर भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2 से भाग दिया, यहाँ 7 थे, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गए, तो 2 पंजो 10। ठीक है, अब 33 है, 33 किसके पहाड़े में आते हैं, 5 के, तो 5 7 33। फिर 7 से लेंगे, तो 7 एकम 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बार है, तो इन 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ठीक है, ये इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं इस सवाल। अब अपन चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है, 156, इसके गुणनखंड करते हैं। तो 156 के गुणनखंड करते हैं, तो देखो पीछे 6 आ रहा है, 6 मतलब जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 वो आता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर पीछे 6 है, मतलब ये भी 2 से भाग चला जाएगा, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 15 है। अब 2 के पहाड़े में 15 से छोटी संख्या कौन सी आती है, 14, तो 2 साथी 14, 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 14 है और यहाँ 15 है, तो 1 बचा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 16। फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 16 आ जाए, तो 8 बार, तो 2 8 16। ठीक है, फिर पीछे 8 है, तो 2 से भाग दे सकते हैं। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 7 या उससे कम आ जाए, तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचा, यहाँ कितने हो जाएंगे, 18। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 18 आ जाए, तो 2 9 18, तो यहाँ पर 2 9 18 हो गया। अब 39 है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो 3 का भाग देख लो, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का भाग दे दो, तो 3 एकम 3 और फिर 3 3 9। अब 13, 13 अभाज्य संख्या है, इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट 13 का ही भाग देंगे। अब तो 13 एकम 13। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको अगर सही लिखना हो तो 2 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है, ये अपना सवाल हो गया दूसरा। तीसरा 3825, इसको हल करते हैं। अब देखो पीछे 5 है, इसका मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का देखते हैं, है ना, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, देख देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, तो फिर अगली संख्या ले लेंगे, है ना। तो 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर यहाँ 8 बचे, तो 3 के पहाड़े में 8 या 8 से छोटी संख्या कौन सी आती है, तो 3 दूनी 6, तो 2 बार में 3 दूनी 6। अब यहाँ 8 है और अपने 6 आए, तो कितने बच गए, 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 22। तो 3 के पहाड़े में 22 से छोटी कौन सी संख्या आती है, 21, तो तीनों सातों 21। ठीक है, एक बचा, यहाँ 22 से अपने 21 आए, तो एक बचा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, अब 15, तो 3 से भाग देंगे तो तीनों पंजे 15, तो यहाँ पर आ गए 1275। फिर 3 का भाग देंगे, देख लो, 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, फिर 7 है तो 3 दूनी 6,
एक बचेगा, 15 हो जाएंगे, तो तीनों पांचों 15। अब फिर 3 से भाग देके देखते हैं, तो 3 एकम 3, एक बचेगा, 12 हो जाएंगे, तो 3 चौक 12, लेकिन ये 5 बच जाएंगे और 5 को 3 के पहाड़े में नहीं आते, तो यहाँ पर 3 का भाग नहीं लगेगा। तो 5 का भाग देके देखो, है ना, 5 से भाग देंगे तो पांचों आठों 40, दो बचेंगे 25 हो जाएंगे, तो पांचों पांचों 25। फिर 85 में किसका भाग देंगे, 5 का, 5 का फिर भाग देंगे, तो 5 एकम 5, कितने बचेंगे यहाँ पर, यहाँ 8 है और अपने 5 आए, तो 3 बचेंगे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 33। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगी 33 आ जाए, 7 बार, तो पांचों सातों 33। फिर अब 17 है, तो 17 का भी भाग दे दो, तो 17 एकम 17। ठीक है, अब इसको भी अपन अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखें, तो लिख सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। सही से लिख देंगे, 3 दो बार है तो 3 की घात 2 गुणित 5 दो बार है तो 5 की घात 2 और गुणित 17। ठीक है, ये अपना 38-36 वाला सवाल भी हो गया। अब अपना चौथा सवाल बचा 5005 और 7429। तो मैं इनको मिटा देता हूँ, तो यहाँ कर लें। अगला है 5005। 5005 दो से भाग तो जाएगा नहीं, 3 से भी जाएगा। अब 5 5 नजर आ रहे हैं, तो अपन 5 से भाग देके देख सकते हैं। तो 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ 0, यहाँ 0 और 5 एकम 5, 5 से भाग चला गया। अब फिर 5 से तो जाएगा नहीं, तो 7 से भाग देके देखते हैं, है ना, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 10 थे, अपने 7 आए, तो कितने बचे, 3, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 30। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 30 या उससे कम आ जाए, तो 4 बार में कितने आएंगे, 28, तो 7 चौक 28, 30 थे 28 आए, कितने बचे, 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे, तो 7 दिया 21। ठीक है, तो 144। अब 7 का भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 3 बच जाएंगे, तो 7 का भाग यहाँ नहीं जाएगा। तो अब 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचेंगे, 33 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 11 तिया 33। फिर 13 है, तो 13 का भाग देंगे और 13 एकम 13, तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या आएंगे, 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ठीक है, पांचवा सवाल 7429। देखिए, ये एक सवाल ऐसा है जिसमें 2 3 5 7 11 13 इसका भाग नहीं लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि आप देख लेना, क्योंकि इसमें इसके भाग नहीं लगेंगे, तो इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा वो 17 से, 17 से इसके, क्योंकि इसके गुणनखंड होंगे 17 19 23, तो एक बार 17 से कटेगा, एक बार 19 से और एक बार 23 से। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि चौहत्तर या से कम आ जाए, तो 17 चौक 68, यहाँ 74 है, अपने 68 आए, तो कितने बचे, 6, तो यहाँ हो जाएंगे 62। अब 17 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 62 या उससे कम आ जाए, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 68 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 3 बार में 17 तिया 51। ठीक है, अब कितने बचे, यहाँ 62 से अपनी 51 है, तो 11 बचे, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 119। तो 17 के पहाड़े में 119 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में, तो 17 7 119। अब इसमें 19 का भाग लगाएंगे, तो 19 गुना 38, यहाँ 43 से अपने 38 आए, तो कितने बच गए, 5, तो 5 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 57 हो जाएगा, और 19 के पहाड़े में 57 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में, तो 19 दिया 57। फिर 23 है, तो 23 से भाग चला जाएगा, 23 एकम 23, तो इसके अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक है, इसी प्रकार अपने ये जो पहला प्रश्न था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके पांचों सवाल देख लिए, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ठीक है,
ये जो सवाल हैं ये तो मिटा दिए गए हैं, तो इसकी पीडीएफ के लिए अब हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वहां से ये जो भी सवाल है वो आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही अब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ सकते हैं और जो भी आपकी कोई समस्या हो हमें बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। मतलब अपने को क्या करना है इसमें, एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम, ये दोनों निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये निकालना है। तो देखो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। जैसे कोई भी संख्या है ना, उनके महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में जो भी संख्या दी हुई है वो सारी संख्याएं आती है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक सवाल है 26 और 51, है ना, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा ऐसी संख्या जो 26 के पहाड़े में भी आती हो, जो ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 26 भी आते हैं और 51 भी आते हैं। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम मतलब बड़ा, और ऐसी बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 26 भी आते हैं और 51 भी आते हैं, यह होता है महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 26 के पहाड़े में भी आती हो और 51 के पहाड़े में भी आती हो, है ना, ऐसी सबसे छोटी संख्या उसको कहते हैं एलसीएम। जैसे इसका एचसीएफ अगर यहाँ से निकालें तो अगर मैं बताना चाहूँ तो इसका एचसीएफ जो होता है वो होता है 13 और इसका एलसीएम जो होता है वो होता है 182। मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जिसके पहाड़े में 26 भी आते हैं और 51 भी आते हैं, है ना। 13 से बड़ा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 26 और 51 दोनों आते हैं। ठीक है, और एलसीएम मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या, है ना, जो 26 के पहाड़े में भी आती है और 51 के पहाड़े में भी आती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 182। ये 182 ऐसी संख्या है जो 26 के पहाड़े में भी आएगी और 51 के पहाड़े में भी आएगी, और 182 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो अपने को जो भी संख्या दी हुई है उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और इसके साथ बताना है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करें और उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करें तो वो दोनों बराबर आते हैं या नहीं, ये अपने को बताना है इस सवाल में। ठीक है, तो सवाल करते हैं अपन। जैसे इसका पहला सवाल यही था 26 और 51, अपन लिख देते हैं पहला सवाल 26 और 51। ठीक है, पहला सवाल है 26 और 51। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो। देखो एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, या पहले ना एलसीएम अगर निकालना है तो अपन क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को साथ ले लेंगे, है ना, 26 और 51। ठीक है, इनको साथ लेके इनकी गुणनखंड कर लेंगे और सभी गुणनखंडों का आपस में गुणा कर लेंगे और जो गुणनखंड आएंगे वही इसका क्या होगा, एलसीएम। तो ऐसे कर सकते हैं। तो 26 और 51, तो सबसे पहले अपन 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, या 6 तो 2 तिया 6। फिर 51 में नहीं जाएगा तो 51 की जगह ऐसा ऐसा लिख देंगे 51। फिर अब कैसे भाग दे सकते हैं, 13 से, 13 से भाग दे दो, 13 एकम 13 और 13 साथी 51। ठीक है, फिर 7 से भाग दे दो, ये तो 1 हो गया, और 7 एकम 7। तो क्या क्या संख्याएं आई यहाँ पे, 2 गुणित 13 गुणित 7, और इनका गुणा करेंगे तो 13 में 7 का गुणा करेंगे तो 191,
और 151 में 2 का गुणा करेंगे तो 182। तो इसका एलसीएम कितना आया? 182। अब अपन एचसीएफ भी निकालते हैं। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 26 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणित 13। इसी प्रकार 51 के भी गुणनखंड करेंगे। तो 51 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? पहले 13 से दे दो भले, तो 23 साथी 51 और 7 से 7 एकम 7। तो 51 के क्या हुए? 13 गुणित 7। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखो दोनों संख्याओं में जो कॉमन फैक्टर है ना वही लिखना है। 13 यहाँ दिए, 13 यहाँ दिए, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। तो अपनों ने एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों संख्याएं जो दे रखी है, दोनों संख्याएं जो दे रखी है इनका गुणनफल और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, ये दोनों भी क्या बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 26 और 51। तो 26 और 51, और इधर एलसीएम कितना है? 182, और एचसीएफ कितना है? 13। ठीक है, तो देखो इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो इनका गुणा करेंगे, तो देखो 13 का 182 में गुणा करते हैं, तो 13 दूनी 26, 26 के 6, 80 2, 13 आती 104, 104 और 2 106, 80 लाएंगे 10, 13 कम 13 और 10 23। तो यहाँ आएंगे 23 66, और इधर भी कितना आएगा? 23 66। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ आया उनका गुणनफल दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। और यही अपने को इस सवाल में सिद्ध करना था या हल करना था। तो देखो एक बार मैं बता देता हूँ, दो संख्याएं दी हुई थी 26 और 51, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दोनों संख्याएं दी हुई है उनको एक साथ लिख लेंगे और उनके गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 26 और 51 का गुणनखंड किया, गुणनखंड किया, तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 51 वैसे कैसे, फिर 13 से दिया तो 13 एकम 13 और 13 साथी 51, फिर 7 से 7 एकम 7, ये तो एक हो ही गया था, और 7 एकम 7। ठीक है, इन तीनों का गुणा कर लिया तो 23 साथी 91, 91 में 2 का गुणा किया तो 182। इसके लिए क्या किया? दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लिए, तो 26 क्या है? 2 गुणित 13, 91 क्या है? 13 गुणित 7। अब इन दोनों में जो कॉमन है वही अपना एचसीएफ है। ठीक है, और एलसीएम इन तीनों का गुणा करना है। एलसीएम निकालने का एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि देखो ये अपन अलग अलग जो है इनके गुणनखंड निकालते हैं, है ना? गुणनखंड निकालते हैं और इन सारे गुणनखंड का क्या करना है? गुणा करना है। लेकिन जो डबल आ रहा है उनको एक ही बार लेना है। जैसे ये 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनको एक ही बार लेना है। तो देखो क्या लेंगे अपन? 2 ले लेंगे, फिर इसमें 7 बचे ये भी ले लेंगे, और 13 दोनों में है तो इनको एक बार लेना है, तो 13 भी ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 13 7 2, ये 13 7 2, है ना? तो ऐसे भी अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। बाकी ये तरीका अच्छा है, एलसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो, फिर ये अपने को सिद्ध करना है दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो एक तरफ गुणा करके अपन दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपने सवाल सही है तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं इसका दूसरा। इसका दूसरा सवाल है, इसमें दो संख्याएं दे रखी है 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 ये दो संख्याएं दे रखी है, इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और इसके साथ अपने को बताना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है वो दोनों बराबर आते हैं, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो पहले अपन एलसीएम निकाल लेते हैं 510 और 92 दोनों का। एलसीएम में दोनों साथ ले लेते हैं, 510 और 92, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा 11 हो जाएंगे यहाँ पे, 2 5 10, फिर एक बचेगा 10 हो जाएंगे तो 2 5 10।
यहाँ देंगे तो 2 चौक 8, एक बचेगा 12, तो 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो देखो इसमें तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऐसा कैसा लिख देंगे तो 255, और यहाँ देंगे तो 2 दूनी 4 और 46 है तो 2 तिया 6। फिर 5 का भाग देके देख लेते हैं, इसमें चला जाएगा 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो 5 5 25 और 5 एकम 5, 23। ऐसे कैसे 51 में 3 का भाग दे दो तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, तो 3 7 21, और यहाँ 23 ऐसे के ऐसे। अब 17 का दे दूं तो 17 एकम 17 और 23 ऐसे कैसे। अब कई का भाग देंगे 23 का, तो ये तो 1 हो गया, और 23 एकम 23, तो इसके एलसीएम क्या आएगा 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17 गुणित 23। ठीक है, इन सबका गुणा करने पर जो आएगा वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब अपन एचसीएफ निकालते हैं, दोनों का अलग अलग इसके गुणनखंड करते हैं। 510 का गुणनखंड करते हैं, तो देखो 510 यहाँ पर काई काई से भाग दिया आपने, वही संख्या यहाँ पे भाग देना। जैसे 2 का दिया था 255 आया था, तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 255। फिर देखो फिर 255 में 5 का दिया था 51 आए थे, तो यहाँ 5 का भाग दे देंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5। फिर काय का दिया था 3 का, तो 3 एकम 3, एक बचेगा तो 21 हो जाएंगे, तो 3 7 21, और फिर 17 का भाग देंगे तो 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार अपने को 92 का भी गुणनखंड करना है, तो 92 के यहाँ कर लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, एक बचेगा 12 हो जाएंगे, तो 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 23 से भाग देंगे, 23 एकम 23। अब 510 के गुणनखंड क्या हुए 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17, और 92 के गुणनखंड क्या हुए देखो 2 गुणित 2 गुणित 23। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में सेम चीजें क्या आ रही है वो देखो, तो केवल 1 2 जो है वो दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर जो है, कोई भी गुणनखंड जो है वो सेम नहीं आ रहा है, एक जैसा नहीं हो। 2 5 3 17, यहाँ है 2 2 23, तो ये 2 सेम बन रहे हैं, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, और एलसीएम कितना आएगा गुणा करेंगे तो देखो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 20, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 या 60, 60 में 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये तो 0, और 17 छंग 102 है ना, तो 1020, और 1020 में 23 का गुणा करेंगे, और 1020 में 23 का गुणा करेंगे तो ये 0 की 0, फिर 23 गुना 46 के 6, फिर ये 4 हासिल, फिर गुणा करेंगे 23 का 0 है तो 0, और ये 4, और 23 है तो 23, तो कितना आएगा 23,460। ठीक है, तो इन सब का गुणा करने पर कितना आया 23,460, और इससे कितना आया 2। इसमें भी अपने को वही प्रूव करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के गुणन एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी है यहाँ पर 510 और 92, और यहाँ एलसीएम कितना है 23,460, और एचसीएफ 2। इधर गुणा करेंगे, इधर भी गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, उधर भी गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। ये आप हल गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आएगा इसमें बराबर आएगा। तो इस प्रकार ये अपना सवाल हुआ 510 और 92 का। पहले एलसीएम निकाला, एचसीएफ, और फिर ये अपनों ने हल किया कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। और ये जो सूत्र है ये कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं खाली स्थान सही विकल्प, उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें इस प्रकार से पूछा जाता है। मैं यहाँ अगले सवाल से पहले लिख लेता हूँ, है ना। अगला सवाल एक और कर लेते हैं इसका। अगला तीसरा सवाल है इसका 336 और 54। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ सवाल थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 336 और 54।
या मैं वो सूत्र लिख देता हूँ कि दो संख्या मान लो ए और बी है, तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो एलसीएम ए बी गुणित एचसीएफ ए बी। ठीक है जी, ये वाला कई बार एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में ये जो एक लाइन नजर आ रही है आपको, ए गुणित बी बराबर एलसीएम ए बी गुणित एचसीएफ ए बी, ये एमपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, उसमें कई बार जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछी गई है, खाली स्थान में पूछ लेते हैं कि ए गुणित बी बराबर या एलसीएम ए बी गुणित एचसीएफ ए बी बराबर क्या है। ठीक है, तो अपना तीसरा सवाल 336 और 54, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों संख्याओं को एक साथ ले लो, तो 336 और 54। ठीक है, दो से भाग लगाएंगे तो दो एकम दो, एक बचेगा 13 हो जाएगा, तो दो छंग 12, फिर यहाँ एक बचेगा 16 हो जाएगा, तो दो आठी 16, फिर यहाँ भी दो का भाग जा सकता है, तो दो दूनी 4, एक बचेगा 14 हो जाएगा, तो दो साथी 14, फिर यहाँ 168 है, इसमें दो का भाग जा सकता है, तो फिर दो का भाग देंगे, तो दो आठी 16, दो चौक 8, इसमें नहीं जाएगा तो 27 ऐसे गए, फिर दो का भाग लगा सकते हैं अपन इसमें, तो दो चौक 8, दो दूनी 4 और यहाँ 27, फिर दो का दो दूनी 4 1 और यहाँ 27 ऐसे कैसे। अब दो का भाग नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, तीन का भाग लगा देंगे यहाँ पे, तो तीनों सातों 21 और तीन 27, फिर तीन का भाग लगा दो, सात में नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 9 में चला जाएगा तो तीन 3 9, फिर तीन से सात ऐसा कैसा और तीन एकम तीन, फिर सात से सात एकम सात और यहाँ पर भी एक, तो इनका एलसीएम क्या आ गया इस बार, दो गुणित दो गुणित दो गुणित दो, ये एक दो तीन चार बार दो है, ये चार बार दो लेंगे, फिर तीन बार तीन है, तो तीन 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 और फिर सात। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 54। अब क्या करना है अपने को, एलसीएम निकाल दिया 336 और 54 का, अब अपने को एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, पहले 336 की गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 336 की गुणनखंड करेंगे दो से, तो दो एकम दो, एक बचेगा 13 हो जाएंगे, तो दो छह 12, फिर एक बचेगा 16 हो जाएंगे, तो दो आठी 16, फिर दो से दो आठी 16, दो चौक 8, फिर दो से दो चौक 8, दो दूनी 4, फिर दो से दो दूनी 4, दो एकम दो, फिर तीन से तीनों सातों 21 और फिर सात से सात एकम 7। ठीक है, इसी प्रकार 54 का भी गुणनखंड कर लेंगे, 54 का करेंगे दो से, तो दो दूनी 4, यहाँ एक बचेगा 14 हो जाएंगे, तो दो साथी 14, फिर 27 का तीन से देंगे, तो तीन 9 27, फिर तीन से तीन 3 9, फिर तीन से तीन एकम 3। ठीक है, यहाँ पर 336 के जो गुणनखंड है वो क्या है, दो गुणित दो गुणित दो गुणित दो गुणित तीन गुणित 7। ठीक है, इसी प्रकार 54 की क्या है, दो गुणित तीन गुणित तीन गुणित तीन। ठीक है, ये अपने गुणनखंड लिख दिए हैं। अब अपने को देखना है कि कौन कौन से गुणनखंड जो है वो एक जैसे हैं या समान है। तो देखो, दो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इस दो को लिख दो। ठीक है, और क्या सेम मिल रहा है, दो और है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। और इसमें देखो, एक तीन इसमें ही मिल रहा है, एक तीन इसमें मिल रहा है, इसके अलावा और देखो कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ दो है तो यहाँ नहीं, यहाँ तीन है तो यहाँ नहीं, यहाँ सात तो यहाँ नहीं, तो दो और एक तीन मिला, तो दो गुणित तीन, तो इसका एच से कितना आया 6। ठीक है, इसका एच से कितना आया 6, और इसका एलसीएम गुणा करके देख लेते हैं, दो का दो में गुणा करेंगे तो चार, चार का दो में गुणा करेंगे तो आठ, आठ का दो में गुणा करेंगे तो 16, 16 का तीन में गुणा करेंगे तो 48, या है ना 48, और इधर गुणा करेंगे सात का तीन में 21, और 21 का तीन में गुणा करेंगे तो 63। अब अपने को 63 में 48 का गुणा करना है, और गुणा करने पर जो आएगा वो इसका एलसीएम आएगा। गुणा करेंगे तो 8 या 24 के 4 हासिल 2, 8 6 48 और 2 50, और 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, तो इसका आएगा 4 2 3024। तो इसका एलसीएम कितना आया 3024।
और इसका एचसीएफ कितना आया 6। ठीक है, इसका एचसीएफ है 6 और इसका एलसीएम है 3024। अब इसमें भी अपने को वही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इधर दोनों संख्या आ जाएगी ए इंटू बी और इधर एलसीएम ए बी का और एचसीएफ ए बी। मान लो दोनों संख्याएं 336 और 54 है, तो इधर अपने को रखना है 336 और 54 और इधर एलसीएम रखना है ए बी का, तो एलसीएम कितना आया 3024 और गुणे में यहाँ पे जो एचसीएफ आया हुआ है, तो एचसीएफ कितना आया 6। इधर गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा, इधर गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें करना था। ठीक है, तो आज अपनों ने इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल अपनों ने हल किया है। अगला सवाल, जो अगले सवाल है वो अगले वीडियो में करेंगे, और ये जो भी सवाल किए हैं इसकी पीडीएफ जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगी आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके हमारा जो चैनल है, इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पर जाकर वहां से इसकी पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही आपको कोई हमसे कुछ पूछना है या कुछ जानकारी लेना है तो उसके लिए आप जो है हमारे इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो भी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, और वो भी वहां से आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और कुछ बात करना हो तो भी कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर 10वीं, 11वीं, 12वीं और 9वीं ये चारों क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लास की मैथ जो है वो करवाई जाएगी। इसके अलावा 9th, 10th की साइंस, फिर आपकी सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, और अगर ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।